अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाज़िर हैं और जिसमें हम आपको एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में मालूमात हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट देंगी कि जिसका आजकल तकरीबन हर जगह उसकी इम्पोर्टेंस है, हर फ़ील्ड में उसका यूज़ हो रहा है और हर जगह उसके बगैर इंसान अधूरा हो गया है। मेरी मुराद है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के हवाले से कि उसमें कितनी तरक्की हुई है, कैसे वो काम कर रही है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें, किन-किन गवर्नमेंट को इस हवाले से और क्या कुछ करना चाहिए। तो ये सब मिला के हम अपनी गेस्ट से बात करेंगे। तो आज हमारी गेस्ट हैं जो आसमा ज़ीशान साहिबा जो बिज़नेस हेड हैं साउथ की टेलीनॉर कंपनी की, जो मुल्क की एक वेल नोन कंपनी है। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएँ कि ये इम्पोर्टेंस क्या है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ की और वो किस तरह काम करती है? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने का। और जैसे आपने खुद ही मेंशन किया कि कितनी एवोल्यूशन आई, कितना ज़्यादा ग्रोथ आई लोगों में, साइंस में और टेक्नोलॉजी में। तो ये भी एक साइंस और टेक्नोलॉजी की ही इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री। एंड इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि अब ये एक बेसिक यूटिलिटी बन गई है। यस। अब ये कोई लग्जरी नहीं है, इट इज़ मस्ट टू हैव बाय एवरीवन, क्योंकि इंसान को दूसरे इंसान से कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए टेलीकॉम सर्विस एक बेसिक सहूलत है और जो सहूलत सारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि डिपेंडेंट हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर। अच्छा। उनकी ग्रोथ होती है जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। किस वजह से कि टेलीकॉम इंडस्ट्री उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ी एग्जांपल है इसकी कि आईटी सेक्टर के अंदर जो इतनी ग्रोथ हमने देखी, फिनोमिनल ग्रोथ, वो आई किस वजह से कि पीछे टेलीकॉम सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है और वो उसको सपोर्ट कर रहा है उनकी अपनी डेवलपमेंट के लिए। तो इतना ज़रूरी हो गया है ये सेक्टर हमारे मुल्क की इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, माशाल्लाह इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है, लेकिन जो सेल्युलर सिस्टम है हमारा जो मुख्तलिफ टेलीफ़ोन्स का तकरीबन 20 साल 2 डेकेड्स हो गए हैं उसको। इस दौरान टेलीकॉम इंडस्ट्री का इसके बारे में क्या? अच्छा, आप देखें जब पाकिस्तान में मुख्तलिफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स आना शुरू हुए, शुरू में तो आपको याद है बड़े-बड़े सेट्स होते थे, उसके पाक्टिल के भी सेट्स होते थे। फिर उसके बाद जब टेलीकॉम सर्विसेज आई तो शुरू में तो ये सिर्फ एक आवाज़ की सर्विस होती थी, वॉइस सर्विस या एसएमएस आ जाता जी, था। जी। तो हम उसी पे बड़े खुश हो जाते, अच्छा भई हमें लंबी-लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता पीटीसीएल से या किसी और लैंडलाइन से हमें कॉल मिलाने के लिए। तो दुनिया में सब लोग आपस में कनेक्टेड हो गए इस टेलीकॉम सर्विस के थ्रू कि आपस में बातचीत उन्होंने शुरू कर दी करनी। जब ये सर्विस यहाँ पर आई है, शुरू में आपको याद है कि सुनने की भी एक बहुत फैसिलिटी थी और फ़ोन करने की भी एक फैसिलिटी थी और बिल्कुल। सबसे बड़ा एलिमेंट ये था कि जहाँ कहीं भी आप हैं पूरे मुल्क में, हुँ, आप आज़ादी से बगैर किसी वायर के कॉल मिला सकते हैं, आपको मैसेज आ सकता है, आप दुनिया से कनेक्टेड हो गए। तो ये तो शुरू में इसका वो था। आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर 2G आया, 3G आया, 4G आया, उसके अंदर एवोल्यूशन आई, डेटा कनेक्टिविटी आई और उस डेटा कनेक्टिविटी ने हम सबकी ज़िंदगियाँ बदल के रख दी। नो आपने डाउट। देखा है पिछले 10 साल में ही आप देख लें स्मार्टफ़ोन की पेनिट्रेशन हमारे मुल्क में जितनी बढ़ गई, वर्ल्ड वाइड आप देखें कि बहुत सारे ऑपरेटर्स ने जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं, जो ये फ़ोन बनाती हैं, कितनी ज़्यादा उसके अंदर ग्रोथ आई स्मार्टफ़ोन्स के अंदर। चलें एप्पल है, सैमसंग है, ये तो बिग प्लेयर्स हैं। बड़ी-बड़ी प्लेयर, हाँ। बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड प्लेयर और भी आ गए, जिन्होंने सस्ते स्मार्टफ़ोन्स बनाने शुरू किए। बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जिस तरह हमारा भी मुल्क है, उसमें पूरी यूथ को, पूरे लोगों को जब वो फ़ोन मिले, उन फ़ोन्स के ऊपर डेटा कनेक्टिविटी से उनकी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई, उनकी दुनिया से कनेक्ट हो गए ना, कोई भी बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, उनको फ़ोन पे मिल जाएगी। कोई भी काम उनको करना है फ़ोन पे हो जाएगा, कहीं पैसे भेजने हैं फ़ोन पे हो जाएँगे, कहीं से उन्होंने पैसे मँगवाने हैं तो वो फ़ोन पे हो जाएँगे, कोई ऑर्डर करना है फ़ोन पे ही हो जाएगा, सब आ जाएगा। तो वो सारा कुछ जो पीछे हो रहा है उसके पीछे बैकबोन सर्विस तो टेलीकॉम की है सही कि कह वो रहे जो हैं। डेटा है वो टेलीकॉम दे रहा है। मोबाइल फ़ोन में जो सिम डलती है वो टेलीकॉम दे रहा है। ये वो एडवांसमेंट है जो कि आई। फिर इंडस्ट्री को आप ले लें, इंडस्ट्री में कितनी एडवांसमेंट आई, आप देखिए आपकी जितनी गाड़ियाँ हैं जिसमें ट्रैकिंग होती है, यस। सिम डलती है। अब उस सिम से डेटा जाता है जी, अच्छा, और लोकेशन जाती है कि कहाँ-कहाँ ये गाड़ी गई और कहाँ-कहाँ ये ट्रक गया, कितनी सहूलत हो गई इससे इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी। बिल्कुल। अच्छा, ट्रैकिंग के वहीं अलावा तक पहुँच भी जाता है आदमी, खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी आगे पीछे हो जाए तो। जी। चोरी हो जाए, हाँ, कोई हाँ। मसला हो जाए, सही कह रहे हैं। एक ये तो एक बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल है।
आप देखें, आपका ये पॉज मशीन है, जब आप डिफरेंट मर्चेंट्स पे जाते हैं, मेरा ख्याल अब तो हर जगह पे आपकी वो पॉज मशीन पड़ी होती है, आपने कार्ड स्वैप करना है और आपकी ट्रांजैक्शन हो जानी है। आपकी ट्रांजैक्शन इतनी सेकंड्स में होती है कि आपकी डेटा, वो जो सिम उसके अंदर है, उसने डेटा भेजा बैंक के सिस्टम को कि भाई चेक करें ये जो बंदे ने कार्ड डाला है उसके अंदर फंड्स हैं नहीं है, ये ऑथराइज है नहीं है, एक्टिव है नहीं है। सिस्टम ने सेकंड्स में चेक करके रिस्पॉन्ड बैक किया उस मशीन को, और ये सारा कुछ कैसे हो रहा है? डेटा से। और डेटा कौन दे रहा है? टेलीकॉम कंपनी। तो उस टेलीकॉम कंपनी की सर्विस के बगैर आप सोच नहीं सकते कि विद इन सेकेंड्स आपको बैंक बता दे कहीं पे भी, किसी भी मुल्क में जहाँ पे वो डिवाइस पड़ी हुई है, कि जी ये ट्रांजैक्शन हम सक्सेसफुल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप पेट्रोल पंप्स पे जाते हैं, आप कार्ड डाल के उसका स्वैप करते हैं पॉज मशीन में, वो भी इसी तरह की मशीन्स होती हैं। डेटा ट्रांसमिट हो जाता है कि इसमें इतने लीटर पेट्रोल है या नहीं है, वो भी आपको बता देता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, कि कोई उसमें इंसान जाके भाग के पता करके नहीं आ रहा, वो आपको मशीन्स बता रही हैं, डेटा यूज करते किस तरह हो रहा है। इसी तरह आप एनर्जी सेक्टर में देखें कि आपको याद होगा पहले लाइनमैन जाता था मीटर को मीटर रीडिंग लेने के लिए, कितनी बड़ी फोर्स चाहिए कि मीटर्स में जा जाके वो जो एनर्जी कंज्यूम हुई उसका कितने यूनिट्स हुए, क्या हुआ। अभी भी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन बहुत सारे मीटर्स में सिम्स लग गई हैं जो स्मार्ट मीटर है। सिम के जरिए डेटा जो ट्रांसमिट होता है उस मीटर से उठ के डेटा डायरेक्ट जो एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं उनके सिस्टम्स में जाता है। मतलब मीटर रीडर की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं ना, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अब वो तो ये कि जितना आपने इसको एक्सपेंड करना है आप कर लें। आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी कंपनी जिस तरफ आ रही है, मीटर्स में सिम लगा रही है, सिम से डायरेक्ट डेटा जो भी एनर्जी कंज्यूम हुई है वो जाता है उनके सिस्टम में। किसी भी फ्रॉड की या किसी भी धोखाधड़ी का गुंजाइश, बिल जनरेट हो जाता है। अब आप बिल देखें, आपके फोन पे बिल आ जाता है। पहले कागज का बिल एक आता था, पोस्ट होके आता था, उसकी भी एक कॉस्ट होती थी। एग्जैक्टली। अब आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है, आपके स्मार्टफोन में आ जाता है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी से जो फायदा होता है मैनकाइंड का, वो एडवांसमेंट यही है ना कि उनकी ईज हो जाती है। रूटीन में जो काम इंसान कर रहा है उसमें वो आसानी ढूंढता है। हमने देखा, अगर हिस्ट्री में भी देखें कि जब पहिया इजाद हुआ तो उसने कहा अच्छा भी मैं क्या ऐसा बनाऊं कि मैं दौड़ना शुरू हो जाऊं किसी चीज के अंदर बैठ के। हवाई जहाज बना, कोई भी चीजें जब बनी, सही कर रही, तो इंसान हमेशा देखता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कि आसानी कहाँ आ सकती है। हम आगे से आगे सोचते जाते हैं और पीछे जनरेशंस के लिए आसानियां पैदा करते जाते हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर ने बहुत आसानी हमारे लिए कर दी है। माशाल्लाह, आपने तफसील से बात बताई। अच्छा, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है, इसमें मॉडर्न सर्विसेज अभी क्या दे रहे हैं, क्या हो रहा है? ये अभी जो सारी मैंने सर्विसेज ये सब मॉडर्न के हवाले से, IoT की सर्विसेज है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको कहते हैं, फिर M2M की सर्विसेज है, मशीन टू मशीन, एक मशीन दूसरी मशीन से आपस में बात कर रही है। जैसे स्मार्ट मीटर एक मशीन है और पीछे लगा हुआ सिस्टम एक मशीन है, किसी भी इंसान के बगैर वो आपस में डेटा ट्रांसमिट कर रही है। पॉज मशीन है, उसके अंदर जो सिम है वो एक मशीन के अंदर लगी हुई है और पीछे बैंक का एक सिस्टम है, वो आपस में बात कर रहा है। तो दीज ऑल आर मॉडर्न सर्विसेज। इसी तरह आप देखिए एग्रीकल्चर के अंदर, हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, एग्रीकल्चर के अंदर भी इस IoT का इतना रोल है। कैसे रोल है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी जो डिवाइसेस लगाते हैं, आप बता सकते हैं कि इस जगह की सॉइल जो है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इस इन्वायरमेंट में, हवा में क्या क्या उसके अंदर उस इन्वायरमेंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं। वो आप अगर डिवाइसेस में सिम्स लगा देते हैं, वो आपको डेटा बताते हैं कि जी क्या यहाँ का इन्वायरमेंट और सॉइल जो है वो इस क्रॉप के लिए फायदेमंद है या नहीं है। आप ऑटोमेटिक किसी बंदे को भेजे बगैर इसको मॉनिटर कर सकते हैं। जिस तरह इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट होता है, वो आपका सर्विस करता है, डिफरेंट डिवाइसेस लगाता है, कुछ स्टेशंस होते हैं। अब तो आप जहाँ कहीं वो डिवाइस लगा के स्टेशन पे डेटा निकालना चाह रहे हैं, वो आपको आ सकता है, आप उसको डेटा मिल सकता है उसमें। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मॉडर्न सर्विसेज टेलीकॉम सेक्टर दे रहा है, जिसमें बैकबोन वही है, आपका सिम है जिसके अंदर डेटा चलेगा, वॉइस चलेगी। वो किस पे चलेगी? फोन्स पे चलेगी, टैबलेट्स पे चलेगी, लैपटॉप्स पे चलेगी, मशीनों में चलेगी। बिल्कुल। तो अब तो आप कोई भी चीज सोचे, स्मार्ट होम्स हैं। एक एग्जांपल ये है कि अब स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट आ गया है। नए जो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप जहां मोशन डिटेक्ट हो रही है घर के अंदर, वहां लाइट जले, जहां नहीं है लाइट बंद हो जाए खुद ब खुद। ठीक है, आप जितनी भी, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक टेलीकॉम एक सर्विस देती है कि जो जनरेटर्स हैं उसमें फ्यूल डलता है,
चोरी भी होता है, जाहिर है बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। उसको कैसे मॉनिटर करें? आपने गार्ड बिठा दिया, अगर गाड़ी चोरी कर रहा है तो आप कैसे उसको पकड़ेंगे? उसके अंदर टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि आप जनरेटर्स के अंदर डिवाइस लगाते हैं, उस डिवाइस के अंदर एक सिम होती है, वो डिवाइस आपको ये बताती है कि भाई अच्छा इतने घंटे की लोड शेडिंग हुई, इतने घंटे जनरेटर को चलना चाहिए एंड एज पर द कैपेसिटी इतना फ्यूल यूज होना चाहिए और इतना बाकी होना चाहिए उसके अंदर, और बाकी है कितना। तो अब बैंक है, उनको बैठे बैठाए पता कि जी मेरे किस जनरेटर में कितनी फ्यूल की चोरी हुई। जब वो टाइमली पकड़ी जाएगी तो फिर उसको पता चल जाएगा, एक्शन होगा, वो चीज कम हो जाएगी। तो आप एक तरह से इम्प्रूवमेंट भी लेकर आ रहे हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है। अच्छा, तो मैं अब एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया अस्मा साहब कि ये जब भी कोई चीज़ बनती है या जब कोई चीज़ होती है उसमें फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग इस इंडस्ट्री का कुछ मिसयूज़ भी करते हैं और उसमें कुछ फ्रॉड भी किया जाता है। जी। जैसे किसी को मिसाल एक सादा इंसान है, उसको पता नहीं है, उनसे उसी के हम इस तरह बात कर रहे हैं, कंज्यूमर के थ्रू अपने कस्टमर सर्विस से बोल रहे हैं, आपका ये है, तो उनके कुछ नंबर पूछ के फिर उनसे बड़ा फ्रॉड भी होता है। तो इसको रोकने के लिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को या गवर्नमेंट को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ऑलरेडी पीटीए जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है उसने बहुत सारी मेजर्स ली हुई हैं। अच्छा। बहुत सारे कंप्लेन मैकेनिज्म्स भी हैं, आप नंबर्स रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई कॉल्स कहीं से आती हैं, आप वो नंबर रिपोर्ट करें पीटीए को कि जी मुझे इस नंबर से या तो फ्रॉड हुआ है या मुझे इस नंबर से कोई कॉल आई है। और क्योंकि पीटीए के पास भी, वो पीटीए तो रेगुलेटरी बॉडी है और पीछे कोई ना कोई टेलीकॉम ऑपरेटर होता है उस सिम के पीछे, तो वो चीज डिटेक्ट हो जाती है कि जी किसके नाम पर ये सिम इशू हुई है। आपने अभी देखा है कि बायोमेट्रिक होता है, अब बायोमेट्रिक के बगैर कोई सिम इशू नहीं हो सकती जब तक हमें पता नहीं होगा ये बंदा कौन है, इसका नादरा में क्या रिकॉर्ड है, इसके हिस्ट्री, एड्रेस, आईडी कार्ड नंबर सब क्या है, हम सिम नहीं दे सकते। ठीक है ना? बिल्कुल। तो वो सारा रिकॉर्ड टेलीकॉम्स के पास होता है। तो यही वो मेजर्स हैं जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री ने भी लिए, रेगुलेटरी ने भी उनको इंस्ट्रक्शन दी, और उससे फायदा ये हुआ कि आपने देखा कि पहले वक्तों में शुरू में ऐसा होता था, लोगों ने बहुत सारी सिम्स इशू कराई हुई थी। अब वो 5 सिम्स की रिस्ट्रिक्शन है, वो भी हमें पता होता है ना किसके नाम पर है। एग्जैक्टली। और हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है, जिसके नाम पे सिम है उसको पता है अगर मेरे नाम से ये सिम इशू हुई है और वो मिस यूज हो गई है तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो हर बंदा कोशिश करेगा कि प्रिकॉशनरी मेयर्स हो रही हैं। बिल्कुल, कोई भी अपने नाम से सिम इशू करा के किसी को नहीं देगा। सही करें, क्योंकि कोई अगर उसका मिस यूज हो गया तो ही वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और अगर स्क्रीन पे सिर्फ नंबर भी ना आए और इस तरह की कॉल आ जाए तो उसके लिए भी डिटेक्शन होगी जरूर कोई ना कोई। नहीं, देखिए, जब भी आपको कोई ऐसी कॉल आती है या कोई फ्रॉड होता है, उसमें कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो आ रहा होता है ना, आपको भी पता होता है ये कहाँ से आ रहा है, कोई ना कोई नंबर तो आ रहा होता है स्क्रीन नहीं, के जैसे बहुत इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनके नंबर्स नहीं आते, जी, वो जी। सिर्फ प्राइवेट नंबर इंटेलिजेंस इंडस्ट्री उनको उनकी सर्विसेज को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सकते, और वो उनके अपने अलग सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम होते हैं, हाँ। वो अपने अलग सिस्टम्स के थ्रू सारी चीजें कर रहे हैं। होते हैं। तो चले हम आप आते हैं अपनी टॉपिक पे कि ये जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं या चेंजेस हैं वो टेलीकॉम पे वो किस किस्म के हैं और इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है? अच्छा, देखिए, टेलीकॉम सेक्टर पाकिस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस इस वक्त फेस कर रहा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम एज अ कंट्री ओवरऑल उन चैलेंजेस में उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो बैकबोन है बहुत सारी इंडस्ट्री की, सही, जो कि रोल प्ले कर रही है आपके मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर। अब कुछ चैलेंजेस मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज तो आपको पता है एनर्जी क्राइसिस का। एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस हमारे पूरे मुल्क में हर वक्त रहता है, और जो टेलीकॉम की सर्विस है ना, उसका जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है ऑपरेट होने की, वो एनर्जी है। आपको बिजली मिलेगी तो आपका टावर चलेगा। आप ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज बहुत ये जो इंडस्ट्री है, सारे ऑपरेटर्स हैवीली इन्वेस्ट करते हैं अपने बैटरीज के ऊपर। लिथियम बैटरीज बहुत सारे ऑपरेटर्स लगाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी आती हैं। फिर आपके जनरेटर्स पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है, फिर आपका उन जनरेटर्स में जो फ्यूल डलता है उस पे इन्वेस्टमेंट होती है। बहुत सारे टावर्स के ऊपर सोलर लगता है, उसकी मेंटेनेंस, उसके ऊपर एक हैवी कॉस्ट आती है। कुछ ऑपरेटर्स किसी इलाके में विंड मिल्स भी लगाते हैं, उसके ऊपर भी एक हैवी इन्वेस्टमेंट आती है। तो जब ये इंडस्ट्री और ऑपरेटर्स इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो बेसिक सोर्स है एनर्जी का, वो तो गवर्नमेंट स्टेबल करे ना, ताकि इन चीजों पे खर्चा कम आए, क्योंकि ये कंटिन्यूस कॉस्ट है, कैपेक्स कॉस्ट भी है, ओपेक्स कॉस्ट भी है। तो जितना ये खर्चा आता जाएगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस बिजनेस बढ़ती जाएगी, और
एक्सपेक्टेशन जो कंज्यूमर की है वो बहुत हाई है कि जी मुझे तो सर्विस मिले, बिल्कुल मेरा हर वक्त डेटा भी चलता रहे, मेरी हर वक्त वॉइस भी चलती रहे, उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे, और उसके पीछे बहुत सारा पैसा लगता है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, एक और चैलेंज है, जी जी हमारा आरपू बहुत कम है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। इस मुल्क में आप समझ लें कि जी वर्ल्ड वाइड सबसे कम ही है आरपू। दुनिया में आप कहीं चले जाएं, ये सर्विसेज इतनी सस्ती नहीं है। हमारे मुल्क में एक्सपेक्टेशन ये है कि जी 200 रुपए में आपका पूरा महीना गुजर जाए, एक एवरेज यूजर, बिल्कुल सही करें। विच इज लेस देन $1। तो इतने कम आरपू के साथ यहाँ से आप आरपू इतना लो साइड पे रख रहे हैं और यहाँ से कॉस्ट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। अच्छा, उसमें भी जो चीजें आप ले रहे हैं, बैटरी ले रहे हैं, जनरेटर ले रहे हैं, फ्यूल ले रहे हैं, वो सारा कुछ डॉलर डिपेंडेंट है। हमने पिछले कुछ अरसे में देखा कि डॉलर की प्राइस इस तरह से फ्लक्चुएट की और ऊपर गई, हमारी करेंसी डीवैल्यू हुई, उसका एक इम्पैक्ट आया ना इस इंडस्ट्री के ऊपर, बहुत ह्यूज इम्पैक्ट आया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडस्ट्री ने फेस किया कि आप आरपू नहीं बढ़ा पा रहे। उसमें हमें रेगुलेटर की और गवर्नमेंट की, पॉलिसी मेकर्स की सपोर्ट चाहिए कि भाई एक ऐसे लेवल पर हो जहाँ पे ये बिजनेस सस्टेनेबल हो सके। अच्छा, और चैलेंज इसके अंदर हमारे पास ये आता है कि जी पॉलिसी, एक ये हैवीली टैक्स पेयर इंडस्ट्री है, बहुत हैवी टैक्स पे करते हैं ऑपरेटर्स। और अच्छा, उसके बाद सिम पे भी टैक्स लगता है। आप ये लोड करते हैं जब उसके ऊपर भी ऑटोमेटिक आपका 10-15 रुपए 20 रुपए चले आपका जाते हैं। टैक्स डिडक्ट हो जाता है। तो आप यहाँ भी टैक्स दे रहे हैं जो कंज्यूमर है, और आप ऑपरेटर्स से भी टैक्स ले रहे हैं। तो बहुत हैवीली जब एक इंडस्ट्री टैक्स देना शुरू हो जाएगी और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आएगी, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना उस मुल्क के अंदर ऑपरेट करना। तो वहां पे कहीं ना कहीं जो है वो आपको सपोर्ट उसकी चाहिए होगी। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा मसला है, एक चैलेंज है कि जितनी इन्वेस्टमेंट है, जब जैसे ये स्पेक्ट्रम की ऑक्शन गवर्नमेंट जब करती है, बिल्कुल उसकी पेमेंट डॉलर में होती है। अब जब आप एक चीज खरीद रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल समझ लें, वो डॉलर में पे करके खरीद रहे हैं, और जो आपने अपनी प्राइस रखी हुई है, जो आप अर्निंग कर रहे हैं, वो पीकेआर में है, तो वो एक डीवैल्यूएशन से जो गैप है ना वो बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ेगा। बिल्कुल। तो जाहिर है जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो, एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी आउट ऑफ एनी बिजनेस ना, और एक कंटिन्यूस सस्टेनेबिलिटी भी तभी रहती है जब वो बिजनेस कमा रहा हो। एग्जैक्टली। तो जब आपकी पेमेंट्स डॉलर में होती हैं, हैवी पेमेंट्स, एंड जब आपके जो रेवेन्यूज हैं वो पीकेआर में होते हैं, तो वो गैप बहुत आ जाता है, आपके लिए इतनी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स नहीं रहते। ये भी एक चैलेंज है। इस पे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जी आप फ्रीक्वेंसी ऑक्शन पीकेआर में करें, ताकि वो एक सस्टेनेबल हो सके। एक चैलेंज और भी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए इस मुल्क में, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया भी है। फॉरेन इन्वेस्टर को, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है, चाहे टेलीकॉम इंडस्ट्री का है या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर वो है, उसके लिए पाकिस्तान में आके बिजनेस करना आसान होना चाहिए, पॉलिसी आसान होनी चाहिए, बिजनेस सेटअप करना आसान होना चाहिए, बिजनेस को चलाना आसान होना चाहिए। उसके अंदर भी पॉलिसी मेकर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। माशाल्लाह अस्मा, आपने बहुत तफसील से सारी बातें बताई और टाइम की कमी की वजह से थोड़ा सा हो रहा है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये ओवरऑल जो आपने बातें की हैं, इसका रिजल्ट निकलना चाहिए, आवाम को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इस मुल्क के अंदर। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि आपके पास जो पॉपुलेशन है 250 मिलियन की, और उसमें से भी जो एक यूथ की पॉपुलेशन है जिसको चाहिए इंटरनेट। हमारी कोई तकरीबन 120 मिलियन यूजर ब्रॉडबैंड यूजर है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट यूजर है। तो अभी भी बहुत पेनिट्रेशन है, स्कोप बहुत बड़ा है कि आप और लोगों को भी इंटरनेट दें। अच्छा, फिर स्मार्टफोन जो कंपनियां, जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं कंपनियां, उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो पाकिस्तान में आए, सस्ते स्मार्टफोन बनाएं, हर बंदा अफोर्ड कर सके। एग्जैक्टली। उसके अंदर जाहिर है उनको सिम चाहिए होगी किसी ना किसी टेलको की, तो वो सिम लगेगी, उनकी कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होगी, उनको डेटा मिलेगा, तो वो दुनिया से कनेक्ट होंगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे मुल्क के लिए। हमने जैसे आईटी सेक्टर की बात की, उसको हम ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं। और इसी तरह बहुत सारी इंडस्ट्री जो आपके मुल्क की डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं, उसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर उनको सस्ता स्पेक्ट्रम मिल जाए जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर पॉलिसीज बड़ी ईजी हों ऑपरेट करने के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक एक नीड होती है वो स्टेबल मिल जाए, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत ऊपर जा सकते हैं दुनिया में। हमारा सेक्टर बहुत रोल प्ले कर सकता है। जैसे मुल्क में
डॉलर्स आएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका मुल्क ग्रो करेगा। आपके मुल्क के, आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर लें, हम कहते हैं जी कि हमें एक डिजिटल पाकिस्तान बनाना है जो कि फाइनेंशियली इंक्लूसिव हो। डिजिटल पाकिस्तान बहुत अच्छा विजन है, एक लॉन्ग जर्नी है, लेकिन हम स्टार्ट कर दिया है हमने। पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका भी एक ड्रीम है, उसमें रोल प्ले करती हैं ये सारी इंडस्ट्रीज। सही कर, आईटी इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री उसकी बैकबोन है। आपने डिजिटली लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है कि अपना हर काम बैठे बैठे स्मार्टफोन पे करें, पेमेंट कहीं से लेनी है, कहीं देनी है, अपनी कोई प्रोडक्ट बना के कहीं बेचनी है, यहाँ बनाए प्रोडक्ट, यहाँ इंटरनेट पे डालें, आप डायरेक्ट पूरे दुनिया से कनेक्ट हो जाएंगे, आपके ऑर्डर डिलीवर हो सकते हैं। मुख्तलिफ जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, दराज हो गया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट घर बैठे, आपका राइडर आएगा, प्रोडक्ट आपसे उठाएगा, जिसको देनी है उसको दे देगा। ये सारा काम फोन पे हो रहा है। Exactly. इसी तरह जो पेमेंट रिसीव करनी है वो डिजिटल वॉलेट्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट के मैकेनिज्म्स हैं। हम सोच नहीं सकते कि अब हम मुल्क में कहीं पर भी अगर हों तो स्मार्टफोन के ऊपर हम बगैर इंटरनेट के कोई ट्रांजैक्शन कर लेंगे। तो यही सारा कुछ है जो डिजिटल पाकिस्तान का पार्ट है और फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी। हम अपनी खवातीन को भी फाइनेंशियली एम्पावर करना चाहते हैं कि घरों में बहुत सारा स्किल है खवातीन के पास, लेकर आए वो दुनिया के सामने और दिखाएं उनको कि कितना पाकिस्तान में रिच है, टैलेंट है। बिल्कुल वो टैलेंट सामने आएगा, क्योंकि देखिए हर बंदा ट्रैवल करके दूसरी जगह जाके अपनी प्रोडक्ट नहीं दिखा सकता, बिल्कुल घर बैठे दिखा सकता है। तो ये जो ओवरऑल वो ख्वाब है डिजिटल पाकिस्तान का, मेरा ख्याल है कि अगर टेलीकॉम को सपोर्ट किया जाए तो हम एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, उस जर्नी में पाकिस्तान को हेल्प कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए इकोनॉमी सूरत हाल भी बेहतर हो सकती है ना। थैंक यू वेरी मच आसमा साहिबा, और आपने बहुत ही तफसील से हमारे नाजरीन को टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया। एक दफ़ा फिर आपका आने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी आपके यहाँ पे मुझे इनवाइट करने का, शुक्रिया। नाजरीन, आपने आसमा ज़ीशान साहबा की गुफ्तगू सुनी और किस तरह टेलीकॉम इंडस्ट्री हमारे मुल्क में काम कर रही है और किस किस मसाइल का भी शिकार है। हुकूमत को चाहिए कि लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा हमारे मुल्क में या कहीं पे भी करेगा, इन्वेस्टर यही चाहता है कि थोड़ा सा बेनिफिट मिले। अगर हमारा टैक्सेशन निज़ाम सही हो और हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ सही हो, एनर्जी क्राइसिस ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही हो, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे यहाँ बाहर से लोग ना आए। वो जो भी बाहर से लोग आता है, जो भी बिज़नेस करता है, वो यही चाहता है कि उनको बेसिक फैसिलिटीज़ मिले। हमें उम्मीद है कि हुकूमत और प्रोजेक्ट्स के साथ साथ टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ पे भी तवज्जो देगी, ताकि हमारा मुल्क भी इस फील्ड में, इस सेक्टर में भी अपना नाम कमाए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान असदुल्ला भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।